ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी वो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक ही रेफरेंस रहेगा। और इसका जो पीडीएफ फाइल है चैप्टर वाइज वो भी अपलोड होते रहेगा। तो इस चैप्टर को यहाँ पर क्या किया गया है कि 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, दूसरा होगा मेजरमेंट ऑफ लेंस, थर्ड मेजरमेंट ऑफ मास, फोर्थ मेजरमेंट ऑफ टाइम, फिफ्थ एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर्स एंड सिक्स्थ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम लोग वन बाय वन इसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें। तो अभी फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मास है तो मास को 5 kg या 50 ग्राम हम लिख सकते हैं, या लेंथ है उसको दिखाना है कहीं पर तो 7 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है, टाइम है तो 2 सेकेंड है, 7 सेकेंड है। आगे जब वेलोसिटी देखते हैं तो वहां पर लेंथ अपॉन टाइम हो जाता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसका यूनिट क्या बन जाता है, मीटर पर सेकेंड बन जाता है। एक्सेलरेशन है तो उसको देखते हैं वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो उसका यूनिट देखते हैं तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और फिर से एक बाय सेकेंड आता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है। तो ये जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, जो कोई भी है, इस सब को डिनोट करने के लिए हम देख रहे हैं कि दो चीज चाहिए हमको। एक तो जो नंबर्स है, जो उसको बोलते हैं क्या, उसका है मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 हो गया, 50 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया। और दूसरा जो एक पार्ट है, जैसे केजी हो गया, ग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो इसको बोलते हैं यूनिट। तो पहले समझना है यूनिट क्या है, जो सबको पता है। आप लोगों को शुरू से ही ये सब कुछ पता है यूनिट क्या है। यदि बोल दिए कहीं पर भी कि 7 फीट है दिया हुआ और पूछा गया कि इसमें यूनिट कौन सा है, तो हम डायरेक्ट बोल पाते हैं कि यूनिट कुछ और नहीं है, वो जो फीट है वही यूनिट है। तो यूनिट का इतना ही हिसाब किताब है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अब आते हैं कि यूनिट का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, यूनिट को डिफाइन कैसे करें। वो पता चल गया कि केजी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सेकंड है, या जो भी कुछ है, लेकिन इसका यदि हमको प्रॉपर डेफिनेशन लिखना पड़ा तो कैसे लिख सकते हैं। तो अभी उसी को देखते हैं कि यूनिट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। बाकी पता चल ही गया है कि यूनिट है क्या। तो यूनिट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड which helps to define any physical quantity. As for example, kg, meter, second, न्यूटन, पास्कल, etc. तो यदि न्यूटन बोल दिया गया तो हमको सीधे दिमाग में आ जाता है कि ये और कुछ नहीं, ये फोर्स ही होगा। जैसे कोई बोल दिया कि 4 न्यूटन का कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि ये और कुछ नहीं है, ये फोर्स ही है। यदि कहीं बोल दिया गया कि 17 पास्कल कुछ लगा है, तो वो 17 पास्कल क्या लगा है, ये तुरंत हमको समझ में आ जाता है कि ये प्रेशर ही होगा। तो यूनिट जो है वो हमको हेल्प करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने में या पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में। तो ये भी बोल सकते हैं कि यूनिट का डेफिनेशन में ये भी बोल सकते हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड which helps to recognize any physical quantity। ठीक है, तो इतना ही है यूनिट का प्रॉपर डेफिनेशन। अब यूनिट के डेफिनेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट टाइप है बेस यूनिट्स और सेकंड टाइप है डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट को फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं।
तो बेस यूनिट में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मीटर हो गया, सेकंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ये जितना सारा है इसको बेस यूनिट बोलते हैं। डिराइव यूनिट के तौर पर जैसे मीटर पर सेकंड हो गया, जहां मीटर और सेकंड को मिला करके मीटर पर सेकंड बनाया गया है, जो वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट हो सकता है। मीटर और सेकंड स्क्वायर को मिला करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना गया, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। न्यूटन के यूनिट को यदि देखें हम, तो वो एक्चुअल में है क्या? फोर्स, यानी F इज इक्वल टू ma। दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन किए। मास की जगह रखे kg, एक्सेलरेशन की जगह रखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो यूनिट निकल के आया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी का नाम न्यूटन के नाम पर न्यूटन रखा गया है। तो न्यूटन भी क्या है? कुछ नहीं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि फिर से kg मीटर और सेकंड से मिल के बना है। तो यहां हमको ये क्लियर हो गया है कि बेस यूनिट किसको डिनोट कर रहे हैं। बेस यूनिट से हम क्या समझना चाह रहे हैं? तो बेस यूनिट वो यूनिट हो गया जो इंडिपेंडेंट यूनिट है, जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट हो गया जो बेस यूनिट के मिक्सचर से बना होता है, तो ये बेस यूनिट पर डिपेंड करता है। फंडामेंटल यूनिट्स आर दो यूनिट्स which are independent of each other, and derived units are those units which are dependent on fundamental units, and those are mixture of fundamental units. अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कुछ नहीं, बस कलेक्शन ऑफ यूनिट्स होता है। तो पुराने जमाने से बहुत सारे यूनिट को फॉलो किया जा रहा था, जो आज भी उतना ही यूज किया जा रहा है। और उसमें से जो मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो है CGS, FPS और MKS। नाम में ही लिखा हुआ है सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो नाम से ही दिख रहा है कि मास के लिए ग्राम यूज किया जा रहा है CGS में, पाउंड यूज किया जा रहा है FPS में, किलोग्राम यूज किया जा रहा है MKS में। इसी तरह से देखते हैं लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए CGS में सेंटीमीटर है, FPS में फुट है, MKS में मीटर है। टाइम के लिए सब में कॉमन है, तीनों में सेकेंड है। और इन तीनों सिस्टम में जो भी साइंटिस्ट बनाए होंगे, तो इस तीनों सिस्टम में तभी के हिसाब से तीन ही बेस यूनिट को एंटर किया गया, तीन ही बेस यूनिट को रखा गया इसमें। बट इसके बाद डिमांड होने लगा कि फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारा है, तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या सिर्फ इसी 3 बेस यूनिट से दिखा सकते हैं? तो जवाब आया नहीं, सारे को इसी 3 से नहीं दिखाया जा सकता है। तो उसी में एक फोरम बना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फोरम बना। उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फोरम में ये डिसाइड किया गया कि अब 7 बेस यूनिट होना चाहिए। डिमांड को देखते हुए, फिजिकल क्वांटिटीज के नंबर्स को देखते हुए 7 बेस क्वांटिटीज को एक्सेप्ट किया गया। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस था। तो उस सिस्टम को बोला गया SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। तो अब उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, और जो अभी पूरे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट, सारे साइंस के डिपार्टमेंट या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो उसको फॉलो करते हैं, यानी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं। तो उसमें अभी हम लोग देखेंगे
कि कौन कौन सा बेस क्वांटिटी को एंटर किया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एक्सपेंशन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें बेस यूनिट का नंबर टोटल 7 है। तो देखते हैं कौन कौन सा बेस यूनिट है इसमें। मास है जिसका यूनिट है किलोग्राम, सिंबल हो गया केजी, लेंथ यूनिट हो गया मीटर, सिंबल हो गया स्मॉल एम, टाइम यूनिट हो गया सेकंड, सिंबल हो गया एस स्मॉल एस, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट हो गया एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए, टेम्परेचर यूनिट हो गया केल्विन, सिंबल कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट हो गया मोल, सिंबल भी स्मॉल MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट हो गया कैंडेला, सिंबल CD। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या उसको केजी में नहीं लिखा जा सकता था? तो ये अलग से फिर से क्यों एक और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट डिसाइड किया गया, डिफाइन किया गया? तो आंसर सीधा इसका यही है, अभी फिलहाल इसके लिए आंसर यही है कि केमिस्ट्री में इजी कैलकुलेशन के लिए, केमिस्ट्री के इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के इजी कैलकुलेशन के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रीडिफाइन करना जरूरी था, उसके लिए एक अलग सा यूनिट लाना जरूरी था, इसलिए ये मोल लाया गया, जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो खैर ये रहा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये बेस यूनिट तो 7 होता है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है इसमें, तो उसको अभी देखेंगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता क्या है। जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एंगल के लिए होता है, तो अभी देखेंगे उसको हम। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जैसा कि नाम से ही है, प्लेन पर कोई भी एंगल बनेगा तो उसको प्लेन एंगल बोलेंगे, और उसके लिए हमको 2 लाइन चाहिए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। 2 लाइन है और 2 लाइन से बनेगा जो एंगल, जैसे थीटा दिखाया जा रहा है, तो वो एंगल हो गया प्लेन एंगल। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जैसे आइसक्रीम यदि हो गया तो वो जो वर्टेक्स पर एंगल बनाएगा वो एंगल कोई 2 लाइन नहीं बना रहा होगा, वो जो पूरा एरिया है ऊपर के सरफेस का, उससे सारा लाइन को यदि ज्वाइन करेंगे तो वर्टेक्स पे जाके मिलेगा। और एक गोलाई में जो हमारे पास एक जो सर्किल के टाइप का बनेगा हमारे पास, यहाँ पर ये जो गोलाई में बन रहा है एंगल, ये वाला एंगल बोलेंगे सॉलिड एंगल। यहाँ झालमुड़ी का पैकेट है, वो जो वर्टेक्स में अंदर की तरफ जो एंगल बना रहा है पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा होता है सॉलिड एंगल। तो ये कौन बना रहा है? ये एरिया जो है ये बना रहा है वहां पर। और इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो 2 लाइन है प्लेन पर, इस 2 लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारा प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल कितना बड़ा हो सकता है? इस लाइन को यदि हम पूरा रोटेट करवाएं तो ये पूरा एंगल जो बनेगा हमारा ये होगा 360 डिग्री। उसी तरह से यदि इस पे देखें तो एरिया कितना बड़ा हो सकता है एक सेंटर से या वर्टेक्स से, तो एरिया हमारा स्फेरिकल हो सकता है। तो जब उसको पूरा मिलाएंगे हम कि स्फेयर कितना एंगल बना रहा है, तो वो निकल करके आएगा टोटल 720 डिग्री। अब ये होता कैसे है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। उसके पहले देखते हैं प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल को रेडियन से डिनोट करते हैं, और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। रेडियन को RAD या नहीं तो
एक्सपोनेंट ऑफ सी के फॉर्म में लिखते हैं। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन यूनिट से डिनोट करते हैं और 720 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई एस आर होता है। एस आर इसका सिंबल है। जैसे आर ए डी रेडियन का सिंबल है, वैसे ही एस आर स्टेरेडियन का सिंबल है। अब यहाँ क्विकली देख लेते हैं कि ये जो एंगल है प्लेन एंगल, सपोज इस पॉइंट पर ये प्लेन एंगल बन रहा है और पूरा सर्किल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो हमारा है ये रोटेट होकर के फिर से यहीं पर आ जाएगा। तो एक सर्किल में बनता है ये एंगल। ये देखेंगे तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर ये पूरा एंगल जो बनता है वो कौन बनाता है? तो सर्किल बनाता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं ये कितना है? 360 डिग्री है। हमको जैसे पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो यदि पूरा सर्किल को घूम लें, पूरा सर्किल को घूम लें, तो जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो थीटा कितना हो जाता है? 2 पाई आर बाय आर, आर आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाता है। उसी तरह से जब यहाँ एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो होगा इस पॉइंट के चारों तरफ, यानी स्फेयर हो गया, तो उसका फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर कि एरिया बाय आर स्क्वायर। तो एरिया जो होगा हमारा स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और ये कितना हो जाएगा? तो 4 पाई। और यहां पर ये देखें हम थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर, तो आर आर कैंसिल, कितना हुआ? 2 पाई। तो टोटल एंगल जो हुआ वो हुआ 2 पाई, टोटल एंगल जो हुआ वो हुआ 360, इसलिए 2 पाई इज इक्वल टू 360, 2 पाई इज इक्वल टू 360, यानी 2 पाई आर बाय आर। और यहां पर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ज्यादा फिर से सोचने की बात नहीं है। सॉलिड एंगल कौन बनाएगा? तो एरिया बनाएगा। प्लेन एंगल कौन बनाएगा? तो 2 लाइन बनाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और यूनिट्स के बारे में जो डिस्कशन है ये यहीं पर ओवर होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डायमेंशन है क्या। तो यूनिट्स में हम लोग क्या क्या देखें? यूनिट्स का डेफिनेशन देखें, कितने टाइप्स का यूनिट्स हो सकता है वो देखें, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखें कौन कौन सा है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को मेनली देखना है, तो जिसमें देखें 7 बेस यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट जो है ये सप्लीमेंट्री क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें यदि हम देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली हमारा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो रहा है, यानी दोनों क्या है? ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। तो बेसिकली इसका कोई यूनिट नहीं बन पाता है। तो जब यूनिट नहीं बन पाता है, लेकिन ये तो है एक ऐसा चीज कि डिग्री तो हमको चाहिए ताकि कैलकुलेशन फिर से हमारा इजी हो जाए। तो इसलिए इसको एक अलग सप्लीमेंट्री रखा गया है कि जरूरत तो है लेकिन इसको बेस यूनिट भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूनिट निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू मैथमेटिकली एल बाय आर हो रहा है, मीटर बाय मीटर हो रहा है, तो कैंसिल हो जा रहा है। मीटर बाय मीटर मतलब कोई यूनिट नहीं, तो कोई यूनिट नहीं है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और फिर भी ये डिग्री वाला तो चीज है, इसकी वजह से ही इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट में रखा गया है जो ना तो डिराइव्ड यूनिट है और ना ही बेस यूनिट है। आगे हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन से क्या मतलब है, डायमेंशन किसको बोलते हैं, उसको फिर देखेंगे हम लोग आगे।